हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति के अध्याय 4 के संबोध सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का एक उपसंबोध यूरोपीय यूनियन है। इस टॉपिक में हम लोग यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ेंगे और यूरोपीय यूनियन को जानने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को जो कि 1 नंबर के आपके प्रश्नों में पूछ देता है उसको हम लोग सबसे पहले देख लें। तो ये है यूरोपीय यूनियन का फ्लैग और इसमें जो सितारे हैं वो पूछता है कि इसमें कितने सितारे हैं। तो इसे आप लोग गिन लें और अपने उत्तर को तैयार कर लें। हालांकि आगे की जो स्लाइड है उसमें इसका उत्तर दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं और एक सदस्य ब्रिटेन जो कि 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। तो इसे भी हम लोग देख लेंगे और यहाँ से नाम हम चाहे तो नोट भी कर सकते हैं जो कि आपके इस उपसंबोध के लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहला जो हमारा विषय है जिसे हमें पढ़ना है वो ये है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में यूरोपीय यूनियन। तो प्रश्न ये उठता है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का आशय क्या है। आइए देखते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का अर्थ है विश्व राजनीति में शक्ति सत्ता के वे केंद्र जो अमेरिकी वर्चस्व को या उसके प्रभुत्व को सीमित करते हैं। पिछले टॉपिक में आपने शीत युद्ध पढ़ा, शीत युद्ध के बाद उसका विघटन पढ़ा, उसके बाद आपने वर्चस्व को जाना। वर्चस्व में आपने पढ़ा कि अमेरिका 1991 के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा। बहुत से राजनीति वैज्ञानिकों का ये मानना था कि 1991 के बाद से विश्व की जो स्थिति थी वो एकल ध्रुवी हो गई। अर्थात इसमें अमेरिका इतना शक्तिशाली हुआ कि वो अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विश्व में मनमाने तरीके से व्यवहार कर सकता था। लेकिन कई विचारकों का ये मानना है कि स्थिति का ये गलत आकलन है। आज विश्व बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहा है जिसमें सत्ता के एक केंद्र नहीं है बल्कि सत्ता के अनेक केंद्र हैं। और आज ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई मनमाना व्यवहार कर सके। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि सत्ता के अनेक केंद्र डेवलप हो रहे हैं और इसका कारण यह है कि आज शक्ति का एक जो क्षेत्र है वो सैन्य शक्ति क्षेत्र है और दूसरा है आर्थिक क्षेत्र। तो आज अगर कोई देश आर्थिक मामलों में मजबूत है तो इसका अर्थ होगा कि वह अन्य क्षेत्रों में भी अपनी इच्छा की पूर्ति करवा सकने में सक्षम होगा। इसमें 2 शब्द आए, एकल ध्रुवीय विश्व और द्विध्रुवीय विश्व। तो इसको देख लेते हैं कि एकल ध्रुवीय विश्व का आशय है कि ऐसी विश्व व्यवस्था जहां किसी एक देश के पास इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वह अपने हितों के लिए पूरे विश्व को नियंत्रित करने लगता है। और बहुध्रुवीय विश्व का आशय है कि जहां शक्ति और सत्ता के अनेक केंद्र होते हैं और सभी के पास शक्तियां तो होती हैं लेकिन इतनी नहीं होती कि वो दूसरों को नियंत्रित करने लगे। और यह जो व्यवस्था है बहुध्रुवीय विश्व की, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जा सकती है क्योंकि यदि सत्ता किसी एक के हाथ में केंद्रित हो तो वह मानव व्यवहार के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती, लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। क्योंकि एक उदाहरण से इसे मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। जैसे कोई एक गांव है, कोई एक बस्ती है जिसमें एक ही व्यक्ति शक्तिशाली हो और यदि वह व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा हो, शोषित कर रहा हो, तो वह न्याय पाने के लिए
किसी और के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके शक्ति के प्रत्युत्तर में, उसकी शक्ति की तुलना में कोई और शक्तिशाली नहीं है। जबकि एक ऐसे गांव की कल्पना करिए जहां शक्ति सत्ता और लोगों में बटी हो, तो वहां न्याय पाने के लिए वह दूसरे से गुहार कर सकता है, गुहार लगा सकता है। तो इस तरह बहुध्रुवीय विश्व की जो संकल्पना है वो एक बेहतर विश्व की संकल्पना मानी जा सकती है। यूरोपीय यूनियन को शक्ति का एक केंद्र माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, आइए इसे इस अध्याय में हम लोग समझें। जो यूरोपीय यूनियन है वो 27 देशों का एक आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है। यह आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित होकर राजनीतिक संगठन में परिवर्तित होता गया है और वर्तमान समय में यह एक राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट के रूप में कार्य करने लगा है। देखिए, यूरोपीय यूनियन को अधिराष्ट्रीय संगठन कहा गया है। एक राष्ट्र की जो संप्रभुता है, वह संप्रभुता ही एक राज्य को वो ताकत देता है कि वह अपने नागरिकों के ऊपर कानून बना सके। अधिराष्ट्रीय संगठन का यहाँ आशय यह है कि यूरोपीय यूनियन धीरे धीरे राष्ट्रीय संप्रभुता से ऊपर उठकर उन राष्ट्रों के लिए एक समान कानून बनाने की स्थिति में आ चुका है और धीरे धीरे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उसका एक कानून चलने लगा है। और यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन धीरे धीरे अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। आज विश्व के बहुत से व्यापार को आप रिकॉर्ड को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि भारत और यूरोपीय यूनियन के व्यापार, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का व्यापार, यानी यूरोपीय यूनियन की सामूहिकता से तुलना की जाती है। तो इसको देखें कि ये धीरे धीरे कैसे हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन का निर्माण कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रोसेस हुआ और यह प्रोसेस 1993 में जाकर के समाप्त हुआ। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, जिन्होंने एक उपाय सुझाया कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हुई है उसे आर्थिक मदद दी जाए। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 में ये शुरू हुआ और इसके तहत अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद दी थी। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि इनके मध्य आर्थिक सहयोग बढ़े। इसके बाद 1957 में रोम की संधि हुई, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक परिषद की स्थापना हुई। इसे हम यूरोपीय संघ की नींव मान सकते हैं, अर्थात यहीं पर यूरोपीय यूनियन की बीजारोपण हुआ और इस परिषद में शामिल देशों ने आपसी आर्थिक भागीदारी शुरू की। मास्ट्रिक्ट संधि 1993 के द्वारा यूरोपीय यूनियन की औपचारिक स्थापना हुई तथा इसे एक वैधानिक स्वरूप मिला। 2007 लिस्बन समझौते के तहत इसके संगठन में व्यापक सुधार शुरू हुए। तो इस तरह से इनका बहुत महत्व है, रोम की संधि का, मास्ट्रिक्ट संधि का, लिस्बन समझौते का। तो इसे आप और जान सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन के जो कुछ तथ्य हैं जो एक नंबर के सवाल बन सकते हैं आपके। एक, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप इसे देखेंगे स्क्रीन पर, ब्रुसेल्स में है। इसकी कुल सदस्य संख्या इस समय 27 है, पहले 28 थी, ये मैंने बताया था। एक प्रश्न ये है कि सबसे अंतिम सदस्य जो यूरोपीय यूनियन का बना वो कौन था? तो आप लिख सकते हैं कि वह देश क्रोएशिया था। यह 28वां सदस्य था। यूरो क्या है? तो यूरोपीय यूनियन की एक मुद्रा है। यूरो जोन क्या है? इसे आप पढ़ सकते हैं कि यूरो जोन में 19 सदस्य शामिल हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि कुल सदस्य संख्या 27 है, लेकिन यूरो जोन में केवल 19 सदस्य शामिल हैं। इसका मतलब है कि 8 सदस्य
यूरो जोन में शामिल नहीं है, अर्थात उन्होंने यूरो को नहीं अपनाया है। यूरो जोन का क्या आशय है? ऐसा क्षेत्र जिसमें यूरोपीय यूनियन की आधिकारिक मुद्रा यूरो को स्वीकार किया गया है। इन सभी देशों में उनकी अपनी मुद्राओं के साथ यूरो मुद्रा को भी मान्यता प्राप्त है। उसमें आप व्यापार कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, अब जो झंडा आपने देखा शुरू के स्लाइड पर, उसका जवाब यहाँ पर है कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक झंडा है जिसमें 12 सितारे हैं। उसी के क्रम में यही है कि यूरोपीय संघ सदस्य देशों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके द्वारा बनाए गए कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होते हैं। इसीलिए यह एक अधिराष्ट्रीय संगठन भी है। तो अधिराष्ट्रीय संगठन का यहाँ पर आपको जवाब मिलता है। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों के नागरिकों को 4 तरह की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जो कि अपने आप में ये बहुत विशिष्ट है। इसे यूरोपीय संघ की खासियत माना जाता है। इसे क्या कहते हैं? फ्री मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड गुड्स। यह 4 स्वतंत्रताएं क्या हैं? पहला, नागरिकों का सदस्य देशों में स्वतंत्र आवागमन, यानी एक भी देश का व्यक्ति 27 देशों में जा सकता है। दूसरा, सामानों का स्वतंत्र आवागमन। तीसरा, सेवाओं का स्वतंत्र आवागमन। और चौथा है पूंजी का स्वतंत्र आवागमन। और ये जो 4 स्वतंत्रताएं हैं वो आप भारत के अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे तो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ के नागरिकों को मिली है वो सारी स्वतंत्रताएं उस 27 देशों को नागरिकों को मिली है जो कि उस यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। अर्थात वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी अपनी संपत्ति बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएं उनको प्राप्त है और इसीलिए यूरोपीय यूनियन एक विशिष्ट संगठन बनता है। एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से, विकल्प दे देंगे, इनमें से कौन सी चीज समान रूप से सभी सदस्यों को स्वीकार्य नहीं है। तो इसमें देखेंगे समान स्वीकार्यता किस चीज़ की है। उन सब की अपनी साझी विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, न्याय नीति है, एक समान मुद्रा है यूरो, एक राष्ट्रगान है और एक झंडा है। यूरोपीय संघ से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो अपना काम करती हैं, जो नियमें बनाती हैं, उसे लागू करती हैं, समन्वय बनाती हैं, टकराव रोकती हैं, इस तरह से। तो आप देखेंगे जो पहला जो संस्था है वो है यूरोपीय कमीशन। यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है। इसमें 27 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव सदस्य राष्ट्र मिलकर करते हैं। यूरोपीय आयोग कानून का प्रस्ताव करती है, निर्णय को लागू करती है, संघ की संधियों को बरकरार रखने तथा यूरोपीय संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है और ये सबसे विशिष्ट संस्था है, क्योंकि यही जब प्रस्ताव करती है तो कानून बनता है। यूरोपीय संसद कानून बनाती है मगर प्रस्ताव नहीं करती है। प्रस्ताव कहाँ से आएगा? यूरोपीय कमीशन से आता है। यूरोपीय संघ का वह निकाय जहाँ मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यूरोपीय संसद में कुल 678 सदस्य हैं। इसमें वो मैंने माइनस कर दिए हैं जो कि ब्रिटेन के सदस्य हुआ करते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यूरोपीय संसद यूरोपीय आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कानून का निर्माण करती है। यूरोपीय संघ परिषद यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के समूह को यूरोपीय परिषद कहते हैं। यह यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है जो संघ की राजनीतिक प्राथमिकता और लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर राजनीतिक एक निश्चितता, एक रूपता बनाए रखने के लिए, उनमें इंटीग्रेशन के लिए यह संगठन काम करता है, राजनीतिक मुद्दों को समाधानित करता है। इसमें सदस्य देशों के मंत्री भी अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मान लो किसी देश को कोई आपत्ति हो किसी कानून से तो वो यहाँ पर अपनी बात रख सकता है। यूरोपीय न्यायालय यूरोपीय संघ के कानून के मामलों में यूरोपीय संघ का सर्वोच्च न्यायालय है। इसका मुख्यालय लक्समबर्ग में है। और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB। भारत ने अभी उससे अपने यहाँ कुछ कर्ज भी लिए हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो के लिए केंद्रीय बैंक है जो यूरो क्षेत्र की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है। यह 1 जून
1998 को स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में स्थित है। जर्मनी देश है और फ्रैंकफर्ट वहाँ एक शहर है। अब यूरोपीय यूनियन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कैसे उभरता है, उसकी ताकत क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसे हम देखेंगे। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी संगठन की क्रेडिबिलिटी उसकी अपनी ताकत से आती है, और उसे वह ताकत इन चीज़ों से मिलती है जो उसकी जनसंख्या है, उसका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से कितना वो सुदृढ़ है, वहाँ से उसको ताकत मिलती है। तो यूरोपीय यूनियन की ताकत हम देखते हैं। सबसे पहला, आज के विश्व में बाजार, व्यापार, अर्थव्यवस्था, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं, महसूस करते हैं। तो आज के डेट में जो सबसे बड़ा बाजार है उसे कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। आज का विश्व जो यूरोपीय यूनियन है सबसे बड़ा एकल बाजार है, जिसके साथ सभी देश अपना व्यापार करना चाहते हैं। और आज के दौर में, चूंकि मैंने बताया कि सैन्य शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक महाशक्ति का होना है। जनसंख्या इसकी 447 मिलियन है, और यही इसे महत्वपूर्ण बनाती है। और ये जो जनसंख्या है वो कहते हैं क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है। जो मानव संसाधन की बात है, वो मानव संसाधन 447 मिलियन लोग हैं जो वेल जीवन जीते हैं। और HDI के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें यूरोपीय देशों की स्थिति टॉप मोस्ट है। इसकी GDP 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि US के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 45,541 डॉलर है। यूरो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी के तौर पर है, अर्थात दुनिया में यूरो की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। इसीलिए लोग, व्यापार, जो कंपनियां हैं, देश हैं, इसे रिजर्व करेंसी के तौर पर, SDR के तौर पर रखते हैं। डॉलर के बाद इसी मुद्रा से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। और यहाँ देखिएगा, इस बात को इंगित किया गया है कि अमेरिका को डर है कि भविष्य में यह डॉलर की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका के वर्चस्व में, उसकी संप्रभुता में, उसकी प्रभुता में ये एक रोड़ा बन सकता है। विश्व व्यापार में EU की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, और इसी कारण यह अमेरिका एवं चीन से पूरी ताकत से बात करता है। फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और अनेक सदस्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, जिसके कारण यह अमेरिका सहित सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है और तकनीकी रूप से भी बहुत आगे है, बहुत प्रगति किया है। अगला, यूरोपीय यूनियन के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। नाटो में भी यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्य देश हैं। यह नाटो अमेरिकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। यह वही संगठन है जो अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में अवरोध है, आपने पढ़ा होगा। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। यूरोपीय यूनियन तकनीकी रूप से भी एक सक्षम संगठन है। इसके सदस्य तकनीकी के मामले काफ़ी प्रगति की है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान हो, संचार प्रौद्योगिकी हो, वो इसका स्थान विश्व में दूसरा है। और इन्हीं कारणों से यूरोपीय यूनियन सत्ता के एक केंद्र के रूप में स्थापित होता है। और इसी कारण समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोपीय यूनियन का जो प्रभाव है वो व्यापक है। इसमें हमारा एक संबोध है कि यूरोपीय संघ और भारत के संबंधों को हम जानें। तो देखते हैं कि यूरोपीय संघ और भारत के संबंध कैसे रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि 1947 से पहले जब भारत आज़ादी मिली, तो उससे पहले हम ब्रिटेन के ही उपनिवेश थे, और इसके पहले भी डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भारत में आए, व्यापार किए। और स्वतंत्रता आंदोलन को आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को आप जानेंगे। तो हमारे और यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनके संबंध ऐतिहासिक हैं, अर्थात अतीत में भी उनसे हमारे संबंध रहे हैं। भारत यूरोपीय देशों के जो संबंध हैं वह औपनिवेशिक काल में और उसके पूर्व में भी रहे हैं।
जैसे रेशम मार्ग से व्यापार होता था, मसाला मार्ग से व्यापार होता था। और यहाँ पर देखिए 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो कि न्यू थी यूरोपीय यूनियन की, उससे पहला कूटनीतिक संबंध बनाया किसने? भारत ने। यूरोपीय संघ एवं भारत के मध्य कुछ समानताएं हैं जो कि प्राकृतिक हैं, और इसी कारण वो एक दूसरे के बहुत ही नेचुरल तरीके से नज़दीक हैं। जैसे दोनों दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोपीय संघ एवं भारत में संस्था निर्माण की प्रक्रिया से लोकतंत्र विकसित हुआ है। भारत में भी जब आप संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो संवैधानिक विकास की जो इसकी यात्रा है वह मोटे तौर पर आप देखेंगे ये लगभग 200 सालों का इतिहास है। 1857 ब्रह्म क्रांति के बाद 1861 से शुरू होता है, 73, उसके बाद इसका अलग से एक टॉपिक हम बनाएंगे। तो ये एक विकास यात्रा है, और कैसे संविधान संस्थाओं का निर्माण हुआ, कैसे लोकतंत्र विकसित हुआ, इसे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि ब्रिटेन दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश रहा, और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इस रूप से यूरोपीय संघ और भारत में संस्था निर्माण एक प्रक्रिया के तहत हुआ, और इसी कारण से दोनों ही जो यहाँ पे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित हुई, उनकी जो जड़ें हैं वो गहरी हैं। और कितने भी संकट आए, भारत में आपातकाल जैसा संकट हुआ, लेकिन लोकतंत्र हमेशा और बेहतर तरीके से उभर करके सामने आया। और यहीं आसपास भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान, म्यांमार और अनेक जगहों पर सैनिक तानाशाही कायम हो गई, सत्ता को जो जनता ने चुना उसे उखाड़ फेंका गया। तो इसकी एक खासियत है, तो दोनों की एक खासियत है, और इसीलिए भारत यूरोपीय यूनियन से और नज़दीक से अपने को जुड़ा हुआ पाता है। जून 2000 में पहला यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन लिस्बन में आयोजित किया गया। ये भारत की एक पहल थी कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक शिखर वार्ता हमेशा होती रहे और संबंधों को और गहराई मिले। तो तब से अब तक ये हर वर्ष 2 वर्ष में ये बैठकें होती हैं और भागीदारी को बढ़ाने की बात होती है। आज भारत एवं यूरोपीय संघ के संबंध केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामरिक भागीदारी तक बढ़ चुके हैं। 2004 में ईयू ने भारत को एक क्षेत्रीय और वैश्विक नेता माना। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो अन्य वैश्विक शक्तियों के समान शर्तों पर अपनी संलग्नता बढ़ाने की ओर अग्रसर है। भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करता है ईयू, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, भारत हमेशा से ही ये प्रयास किया है कि यूरोपीय संघ के उसके जो संबंध हैं वो पारस्परिक लाभ और सार्वभौम समानता के आधार पर स्थापित हो। ठीक है। अगला, 2018-19 में दोनों के जो मध्य व्यापार था वो $140 बिलियन था, जिसको 2022 तक $200 बिलियन करने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2015 में भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि किसी संगठन से या किसी देश से किसी बात पर असहमति न हो, असहमति भी है, और यही मानव जीवन है, मानव प्रवृत्ति है कि अगर असहमतियाँ हों तो उसे दूर किए जाए। तो असहमतियाँ किन बिंदुओं पर हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के हैं, दूसरा सेवा क्षेत्र को लेकर के हैं, और डेयरी क्षेत्र में कुछ विषयों पर इन दोनों के मध्य असहमति है, जिसे वार्ता के बाद सुलझा लिया जाएगा। और इसका मोटा मोटी कारण तो यह है कि भारत एक विकासशील देश है और यूरोपीय संघ के जो भी देश हैं वो बहुत विकसित हैं, और इन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका समाधान तत्काल तो नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में हो सकता है। और इस रूप में भारत और यूरोपीय यूनियन के जो संबंध हैं वो हम सकारात्मक कह सकते हैं। धन्यवाद।